व्लादिमीर पुतिन अपने राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बातें जो उन्होंने कही हैं वो प्रभावित करती हैं रूस यूक्रेन युद्ध को। क्या उन्होंने कहा है अभी तक, उसमें सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि पश्चिम की हरकतों से परमाणु जंग का खतरा है। उन्होंने कहा कि हमारे परमाणु हथियार तैयार हैं। अपनी सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की बात की है, नए हथियार तैयार हो रहे हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे, इसकी भी बात की। पश्चिम की हरकतों से किस तरह से परेशान है, जंग हमने नहीं शुरू की खत्म, लेकिन हम जरूर करेंगे। उन्होंने कहा कि डोनबास की जंग हमने शुरू नहीं की है, लेकिन हम इसकी अंत जरूर करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ मौजूद है। मनीष, बड़ी बात कही है व्लादिमीर पुतिन ने, जहां एक तरफ उन्होंने इस बात को रूल आउट किया, उससे उन्होंने नॉनसेंस कहा कि ये बार बार फैलाया जाता है कि हम यूरोप पर हमला करने वाले हैं। वहीं दूसरे ही क्षण उन्होंने ये भी बता दिया कि कैसे उनके न्यूक्लियर हथियार तैयार हैं, और जिस युद्ध की उन्होंने शुरुआत की थी उसको उन्होंने कहा कि हमने शुरुआत नहीं की, लेकिन इसका अंत हम जरूर करेंगे। इसके क्या मायने निकाले जाएं? बिल्कुल सुमेरा, देखिए, अगर ये कहा जाए कि क्या ये राष्ट्रपति पुतिन का चुनावी भाषण था तो बिल्कुल था। उन्होंने अपने देश के लोगों को, उनका मॉरल को और बहुत मजबूत करने के लिए भाषण दिया, लेकिन ये दुनिया को और खासकर अमेरिका और नाटो देशों के लिए एक बड़ा संदेश था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रूसी हथियारों की क्षमता कई गुना बढ़ गई है, और खास करके उन्होंने कुछ विशेष हथियारों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि किंजल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल इस युद्ध के दौरान हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपनी सेना को सरमत मिसाइल दे दी है। सरमत मिसाइल जो कि परमाणु हथियारों को ले जाने वाली सबसे बड़ी मिसाइल हो जाती है, उसके बारे में कहा। उन्होंने कहा कि पोसाइडन को हमने, उसके टेस्ट पूरे हो चुके हैं। उन्होंने तमाम तरह के बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों का उदाहरण दिया। तो पुतिन ने आज अमेरिका को और यूरोप को बताया कि उनके पास तमाम तरह के हथियार हैं। कुछ हथियारों का इस्तेमाल युद्ध में किया जा रहा है, कुछ हथियारों का इस्तेमाल आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी तो किया जाएगा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हम यूरोप पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन युद्ध अगर हम पर थोपा गया, युद्ध जो हम पर थोपा गया है, तो फिर युद्ध हमने शुरू नहीं किया था, लेकिन हम जरूर करेंगे। तो कुल मिलाकर पुतिन की ये वो चेतावनी है जो राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पूरी दुनिया को दे दी है कि आने वाले समय में भी यह युद्ध थमने वाला नहीं है, बल्कि और विध्वंसक होगा अगर लगातार ये युद्ध जारी रहता है। जी मनीष, और यही हम समझना चाहेंगे, और यही शायद इस वक्त पूरी दुनिया जब ये देख रही है कि पुतिन क्या कह रहे हैं, उसके क्या मायने हैं, ये समझना चाहेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। अश्विनी सिवाच जी, आप अभी तक जो बात ये कही है पुतिन ने, उससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्योंकि एक तरफ जब वो ये कहते हैं कि ये बार बार कहा जाता है कि हम यूरोप में युद्ध शुरू करने वाले हैं, ऐसा नहीं है, ये बकवास है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हम सामरिक स्थिरता के लिए, यानी स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए अमेरिका से बात कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका अपने हितों को सामने रखकर बात करना चाहता है, अपने एजेंडों को साधने के लिए बात करना चाहता है। इसके क्या मतलब है? यानी बातचीत नहीं होगी, युद्ध जारी रहेगा? क्या कहना चाहते हैं पुतिन? हमारे दर्शकों के लिए इसे समझाइए। हाँ बिल्कुल, देखो सुमेरा, मुझे लगता नहीं कि अभी ये युद्ध खत्म होने के कतार पे है, क्योंकि ये लड़ाई बढ़ेगी। और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं पुतिन बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार से रूस का जो स्ट्रेटेजिकल इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में बढ़ावा आया है, उन्होंने बड़े साफ सुथरे शब्दों में कहा जब लड़ाई शुरू हुई थी तो मिलिट्रीली जो ताकत थी रूस की वो बढ़ी है, क्योंकि इसने इंडस्ट्री जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की वो बढ़ी है। दूसरा, उसने कहीं ने बोला कि जो अमेरिका और नाटो ये बार बार फैला रहे हैं कि रूस हमला करेगा, ये बिल्कुल बेकाम है, बल्कि उल्टा हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो यूरोप है, नाटो कंट्री, वो उकसा रहे हैं और रूस जो है बातचीत करने के लिए तैयार है। मगर उसने अमेरिका की तरफ एक उंगली उठाई है कि जो अमेरिका अपने पट पे बात करना चाहता है, कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की इसका सबसे बड़ा विलियन जो है वो अमेरिका है, और ये भी कहीं ना कहीं इशारा किया कि अमेरिका रूस का सबसे बड़ा दुश्मन है। दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट सुने ना, देखो एक चीज याद रखना, उसने जो बहुत इंपॉर्टेंट इनडायरेक्टली अपनी पब्लिक को जो बताई कि देश में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो स्ट्रेटेजिक एनर्जी सिक्योरिटी और एक है फूड सिक्योरिटी।
इसी प्रकार से रूस क्यों नहीं इस लड़ाई में कमजोर नजर आया, क्योंकि ऑयल और गैस उनके पास है और एग्रीकल्चर जो है वो बहुत अच्छा है रूस का। तो जो आप बात कर रहे थे बैंकिंग सिस्टम की, वो भी इतना ज्यादा असर नहीं कर पाया। जो भी इसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे थे रूस के, रूस ने उसको बड़े आराम और ये बड़ी बात है कि बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं इतने लंबे युद्ध के बाद भी। जो कोशिशें उन्होंने कहा कि की गई वो कोशिशें सफल नहीं हुई हैं, हमारे मनोबल को हमें कम आंका गया था और वो जो आकलन था पश्चिम का वो ठीक साबित नहीं हुआ, ये उन्होंने कहा है। हमारे साथ सुमित भी जुड़ गए हैं, अमिताभ जी भी हमारे साथ मौजूद है। सुमित, सबसे पहले न्यूक्लियर हथियारों की बात की है, आपने उन हथियारों की बात की है जिनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो युद्ध के मैदान में मौजूद हैं, सुपरसोनिक मिसाइल हो, समत मिसाइल सिस्टम हो, किंजल मिसाइल हो, लेकिन साथ ही और भी कहा कि हम और भी नए हथियार तैयार कर रहे हैं और वो भी आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। यानी अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाया है और उसको भी उन्होंने दुनिया को दिखाया। क्या पश्चिम को दिखाने की उन्होंने कोशिश की कि देखिए आप अगर ये जारी रखेंगे तो ये हमारे पास तैयारी है न्यूक्लियर हथियारों की खास तौर पर? देखिए सुमेरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पूरे संबोधन के अंदर अब तक आपने जो बातें सुनी, 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को उन्होंने पूरा इंक्लूड किया, जो ना सिर्फ रूस में रह रहे लोग बल्कि दुनिया भर में रह रहे लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार क्या है। पहला ये कि जंग किस मुहाने पे पहुंची। उन्होंने बताया कि देखिए हमारी जंग लगातार बढ़ रही है, हमने अपनी सेना को और निर्भर कर दिया, उनको और चीजें दे दी हैं, हमने नए जो न्यूक्लियर आप कह सकते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स वो भी उनको दे दी है, जिसमें 15 वॉरहेड्स ले आने की क्षमता है। इसके अलावा दूसरा इकोनॉमिक स्लो डाउन को किस तरीके से रूस हैंडल कर रहा है ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि देखिए हम लगातार कई देशों से बातचीत कर रहे हैं, अपनी जो निर्भरता, अपनी जो एक नए इकोनॉमिक एक ग्रुप को बनाने की कोशिश करें। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या नाटो देशों के ऊपर, यूरोप के ऊपर लगातार रूस हमला कर सकता है, उन्होंने उसको साफ तौर पर नकारा, लेकिन यह भी दर्शा दिया कि अगर हमसे जंग आगे बढ़ाने के हम पे थोपी गई तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, हम अपनी सेनाओं को बढ़ा रहे हैं, हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ा रहे हैं, हमने कई ऐसे और न्यूक्लियर हमने अपने ऐसे कई हथियार बढ़ाए हैं, उन पर काम कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में रूस को सक्षम करेगा और ज्यादा बढ़ाएगा। तो ये एक तरीके का एक पोस्टरिंग थी, ना सिर्फ अपने डोमेस्टिक आप कह सकते हैं अपने सिटीजन्स को जो रूस में रह रहे हैं, बल्कि वो भी कि दुश्मनों को भी। वो तमाम सवाल जो सबके मन में हैं इस युद्ध को लेकर, उनको किसी हद तक साफ किया। लेकिन अभी क्या और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, अभी तक क्या कुछ कहा है वो आपको बता दें और उसके क्या मायने निकलते हैं। हमारी न्यूक्लियर फोर्स तैयार है, ये कह दिया है पुतिन ने यानी एक बार फिर बताने की कोशिश की है कि कैसे न्यूक्लियर फोर्स तैयार है। अंतरिक्ष में भी न्यूक्लियर हथियार तैयार हैं, यानी सिर्फ जमीन ही नहीं अंतरिक्ष में भी तैयार है। दुनिया में कहीं भी हमला करने को तैयार है रूस की न्यूक्लियर फोर्स। ICBM सरमत हमले के लिए तैयार है, ये भी बताया, यानी किस तरह की ताकत उनके पास मौजूद है। जंग हमने नहीं शुरू की है लेकिन खत्म हम जरूर करेंगे, यानी जो यूक्रेन के साथ जंग चल रही है डोनबास में, जिसकी शुरुआत हुई, उन्होंने कहा कि डोनबास की जंग हमने शुरू नहीं की लेकिन हम इसे खत्म जरूर करेंगे, यानी अपने रिजॉल्व, अपने इरादे को दिखाया है एक बार फिर पुतिन ने कि वो किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और सीधे उन्होंने अमेरिका को कटघरे में खड़ा किया है। इससे पहले भी जब उन्होंने संबोधन किया था, जब इस जंग की शुरुआत हुई थी, तब भी वो लगातार पश्चिम को और अमेरिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते रहे कि दरअसल हम पर युद्ध थोपा गया है, हमने इसकी शुरुआत नहीं की है। लेकिन अमिताभ जी, अभी जहां तक ये युद्ध पहुंचा है और जिस तरह की बात अभी कर रहे हैं पुतिन, इससे क्या समझा जाए? उन्होंने एक तरफ ये कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए बातचीत कर सकते हैं अमेरिका से, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अमेरिका हमारा खुला दुश्मन है। क्या समझा जाए? बिटवीन द लाइंस क्या आप रीड करते हैं? यानी बातचीत अभी नहीं होगी जब तक ये जंग किसी निर्णायक नतीजे तक नहीं पहुंचती। देखिए, अब तक जो उन्होंने स्पीच दिया उसके की टेक अवेज क्या है? पहला तो उन्होंने क्या कि वेस्ट हैज लॉस्ट, मतलब जो पश्चिम के देश हैं वो ये युद्ध हार चुके हैं और इनिशिएटिव हमारे पास है, यानी गेंद हमारे पाले में है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की, जो और इंडिया का भी रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा कि जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं और हम उनसे जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उन पर भी सैंक्शंस लगा रहे हैं, चीन और इंडिया का उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया। तीसरी बात जो कही कि रूस की जनता पूरी तरह से युद्ध के साथ है और इसके लिए अंतरिक्ष में और जो किंजल मिसाइल, सरमत मिसाइल, सबका नाम लेके उन्होंने मेंशन किया और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा आउटर स्पेस में भी, यानी अंतरिक्ष में भी हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। 1967 का जो आउटर स्पेस ट्रीटी है, जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स या डिस्ट्रक्टिव वेपन्स के लिए स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उस एक्ट को भी तोड़ने के लिए तैयार है। और जो प्रेसिडेंट पुतिन का जो ये ऐलान है
कि ये जंग जारी रहेगी, यानी आने वाले दिनों में भी, आने वाले महीनों में भी हम ये देखेंगे कि युद्ध शिथिल नहीं पड़ेगा। हालांकि इसके बहुत से एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं, उनको शायद वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं या यूक्रेन में भी इस साल के अंत में इलेक्शन होने की संभावना है, वहां पर ज़ेलेंस्की का क्या होगा, तो वो सारी चीजों पर वो ध्यान नहीं दे रहे। बेसिकली वो अपने पिछले 6 साल के जो कार्यकाल रहा है उसके बारे में ब्रीफ कर रहे हैं। जाहिर सी बात है अमिताभ जी, वो अपनी ऑडियंस को, अपने देश के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद वो चुनाव का सामना करने वाले हैं, वो चुनाव जिसमें उनकी जीत लगभग निश्चित ही है, जो वो जीतने ही वाले हैं। तो कॉन्फिडेंस के साथ जाहिर सी बात है भरे हुए हैं और उस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन क्या कुछ अभी तक कहा है एक बार फिर बता देते हैं, क्योंकि जो कुछ पुतिन कह रहे हैं उसके मायने बहुत हैं और उसका असर भी हमें पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। एक बार फिर से सुनिए क्या कहा अभी तक व्लादिमीर पुतिन ने। लेकिन बड़ी बात जो पुतिन ने की है, बहुत बड़ा ऐलान किया है। सुमित यहाँ मेरे साथ मौजूद है और हम आपको ब्रेक डाउन करके बता रहे हैं कि दरअसल पुतिन अपने संबोधन में क्या कुछ अब तक कह चुके हैं, उसके क्या मायने हैं। जो बड़ी बात है वो ये कि नेटो के युद्ध में आने पर कहा है पुतिन ने कहा कि नेटो के आने की बात बकवास है, यानी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये एक बार पुतिन ने इसलिए भी शायद कहा है क्योंकि वो अपने देश के लोगों को ये निश्चित करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है। यूक्रेन में नेटो की सीधी एंट्री पर उन्होंने कहा कि ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये पूरी तरह से नॉनसेंस बातें हो रही हैं। यानी नेटो भी नहीं आने वाला है और वो भी यूरोप पर हमला नहीं करने वाले हैं। ये जब पुतिन कह रहे हैं, ये दरअसल वो किसे एड्रेस कर रहे हैं? सुमित, क्या वो अपने देश के लोगों को ये बताने की कोशिश करें कि देखिए ऐसा नहीं होने वाला है कि रूस वर्सेस नेटो का युद्ध होगा और ना हम यूरोप पर हमला करने वाले हैं? तो ये अपने देश के लोगों को उनकी नर्व्स को काम करने के लिए क्या इस वजह से कह रहे हैं पुतिन ये? देखिए बिल्कुल इसके दो मैसेजेस हैं, ना सिर्फ अपने लोगों को, बल्कि ये भी क्योंकि लगातार आपने फ्रांस को देखा, अपने नाटो के कई देश लगातार इसको कह रहे थे कि जंग हमारे इलाकों में भी आ सकते हैं। ये उनको भी, क्योंकि ये एक तरीके का प्रेशर बनाया जा रहा है रूस के ऊपर कि वो नेगोशिएशन के लिए बैठे। रूस इस समय इस जंग के हालात में सबसे ज्यादा मजबूत कंडीशन में इस समय है, क्योंकि देखिए ना तो उसके ऊपर वो इकोनॉमिक स्लोडाउन का उस पर असर पड़ा, यूक्रेन को जो सप्लाई हो रही थी हथियारों की वो लगभग कम हो चुकी है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अमेरिका और कई बड़े देश जो हैं पश्चिमी देश, वो इजराइल और हमास की जंग के अंदर बिजी हैं, यहां तक कि चीन को काउंटर करने के लिए बिजी हैं। तो ये रूस के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण समय है कि वो जितने एरिया को अपने इलाके में रख सकता है, अपने हाथ में रख सकता है, वो कर सके। और यही वजह है कि रूस की तरफ से स्पेसिफिक कर दिया गया है कि ना तो वो यूरोप के कई देशों पर हमला करने वाला है और ना ही अगर उस पर जंग थोपी गई तो उस पर रुकने वाला। तो ये निश्चित तौर पर दो बड़े मैसेज है जो व्लादिमीर पुतिन की तरफ से दे दिए गए हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मनीष आपसे भी, आप किस तरह से रीड करते हैं इस बात को? क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि भेजना चाहिए हमें ट्रूप्स को, नेटो ट्रूप्स को यूक्रेन की धरती पर युद्ध लड़ने के लिए। हालांकि उसका विरोध हुआ है नेटो के बाकी देशों से, यानी कहीं ना कहीं ये आवाज बार बार उठती रही है कि ऐसा किया जाना चाहिए। क्या पुतिन उसको एड्रेस कर रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला? तो पुतिन के कहने के क्या मायने? नहीं, देखिए पुतिन अपने संबोधन में जो कह रहे हैं उसका करेक्ट ट्रांसलेशन ये है कि कैसी बेतुकी बातें ये कर रहे हैं, कैसी बकवास वाली बातें कर रहे हैं। मतलब अगर नाटो के सैनिक यूक्रेन में आएंगे तो फिर उसके बाद का परिणाम क्या होगा, इसी संदर्भ में वो कहना चाहते हैं कि वो लोग कितनी बकवास वाली बातें कर रहे हैं, यानी इसके बाद तो बस विनाश ही होगा। देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, नाटो में अमेरिका के बाद सबसे प्रभावी आवाज़ हैं और वैसी स्थिति में अगर वो ये बात कह रहे हैं तो पुतिन को भी पता है कि ये बेसिर पैर की बातें नहीं है, कहीं ना कहीं सीरियस थॉट चल रहा है। आने वाले समय में अगले कुछ हफ्ते में ऐसा हो सकता है और इसीलिए पुतिन कह रहे हैं कि ये सब कैसी बकवास बातें कर रहे हैं, क्योंकि इसका परिणाम जो है वो विनाश की तरफ लेकर जाएगा। और इसीलिए पुतिन कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें जो वेस्ट आज की तारीख में एक के बाद एक हथियार लेकर यूक्रेन में लौट रहा है, इसका परिणाम होगा परमाणु युद्ध, इसका परिणाम होगा विनाश। और इस बीच अगर यूक्रेन में नाटो के सैनिक आए तो फिर कल के दिन में नाटो आर्टिकल 5 इन्वोक करेगा, तो रूस बनाम नाटो की सीधी टक्कर होगी और फिर जाहिर है इसका विनाश होगा। दूसरी बात वो कहते हैं जब स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने को लेकर कि हमने अपने पश्चिमी कमांड को भी मजबूत कर दिया है, यानी कि अगर इधर से भी लड़ाई की नौबत आई तो ये भी होगी। तो कुल मिलाकर ये बात तो साफ है कि राष्ट्रपति फिर से पुतिन बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनका अगला कार्यकाल भी इसी युद्ध के विस्तार को लेकर जा रहा है। जी और आप स्वीडन फिनलैंड की बात कर रहे हैं, उससे जुड़ी हुई क्या बड़ी बात कही है पुतिन ने, वो आइए अपने दर्शकों को बता देते हैं। उन्होंने कहा कि स्वीडन फिनलैंड पर पुतिन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम के बॉर्डर की तरफ
सेना की तैनाती को बढ़ाएगा रूस, यानी अपनी सेना की तैनाती इस बॉर्डर की तरफ जहां पर फिनलैंड और स्वीडन मौजूद है वहां बढ़ाएगा। स्वीडन फिनलैंड पर दबाव बढ़ाने की तैयारी में रूस साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, यानी इस मुद्दे को भी किसी सूरत में पीछे नहीं इससे हटने वाले हैं पुतिन, और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि पश्चिम की तरफ, पश्चिम के बॉर्डर की तरफ वो अपनी सेना की तैनाती को बढ़ाने वाले हैं। अश्विनी सिवाज जी, पश्चिम बॉर्डर की तरफ स्वीडन फिनलैंड को लेकर, उनके नेटो में शामिल होने को लेकर पुतिन का ये बड़ा बयान है, क्या रुख दर्शाता है ये पुतिन का जब वो कह रहे हैं कि हम पश्चिम के बॉर्डर पर अपनी सेना की तैनाती को बढ़ाएंगे और इस मुद्दे को हम आखिरी अंत तक लेकर जाएंगे? हाँ बिल्कुल, देखो सुमेरा, हो क्या गया है कि अभी स्वीडन और फिनलैंड जो कि एक प्रकार से लड़ाई से पहले हरदम इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे और नाटो का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तो उन्होंने भी बोला कि हम नाटो का हिस्सा बनना चाहते हैं और वो बन गए हैं। पहले हंगरी और टर्की ने उनके अगेंस्ट आने के लिए मना किया, मगर अब मान गए हैं। अब 32 देश हो गए हैं नाटो में, और स्वीडन जो है उसकी मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा है, और उसको मद्देनजर रखते हुए रूस ने ये बोला है कि अगर अब स्वीडन और फिनलैंड आ गए हैं तो जाहिर है कि नाटो की मिलिट्री पावर में बढ़ोतरी हुई है, और उसको काउंटर करने के लिए जो रूस है अपने वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ वो अपनी जो फौज की ताकत को मजबूत करेगा। देखो ये सच्चाई है कि ये क्लेम्स और काउंटर क्लेम की बात है, और कहीं ना कहीं जो भी रूस कह रहा है, पुतिन कह रहा है, वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को ज्यादा अब एड्रेस कर रहे हैं, ना कि इंटरनेशनल उनको दो बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट दी हैं। एक तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताया कि जो न्यूक्लियर हथियार, न्यूक्लियर फोर्स वो एक प्रकार स्पेस तक ले जा सकते हैं। दूसरा उन्होंने ये बताया है कि जो भी इकोनॉमिक सैंक्शन अमेरिका और नाटो लगाया वो बिल्कुल कमजोर है, उनका कोई असर नहीं हुआ। आज रूस ज्यादा ताकतवर है। बृहस्पति जब लड़ाई स्टार्ट हुई थी, G7 इकोनॉमिकली डाउन होता जा रहा है। ब्रिक्स जिसके अंदर भारत और चीन है, उसकी जो दबदबा बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसने ये दिखा दिया पूरे वर्ल्ड को कि आपने जिस प्रकार से रूस को सोचा था कि लड़ाई के 2 साल बाद इकोनॉमिकली ड्रेन आउट हो जाएगा रूस, आज रूस और ताकतवर बन के उभरा है। और जबकि यूरोप जो है उसके अंदर इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब है। आज यूक्रेन को नाटो ने छोड़ दिया है, आज उसके पास हथियार नहीं है, और उसको बोल रहा है यूक्रेन हैज बीन डिसीव्ड बाय नाटो। ये आत्मविश्वास भी जाहिर सी बात है, वो अपने देश में लोगों को एक बड़ा संदेश भी इसके जरिए देना चाहते हैं कि देखिए हमने कितना बेहतर किया, या जो हमने फैसला लिया था उस फैसले से हमने बेहतर किया है, हम और बुरी हालत में नहीं पहुंचे। एक बड़ी और खबर देते हैं, उसके बाद अमिताभ जी आपसे मैं बात करूंगी। तैनाती बढ़ाएगा रूस, ये कह दिया उन्होंने पश्चिम के बॉर्डर की तरफ, लेकिन अमेरिका और नेटो को पुतिन की बड़ी चेतावनी। अमेरिका और नेटो को पुतिन ने क्या चेतावनी दी है, सुनिए। अमिताभ जी, ये बड़ा संदेश उन्होंने नेटो को, उन्होंने अमेरिका को दिया है कि हमें कमजोर, ये जो कहना चाहते हैं पुतिन, उससे क्या समझा जाए कि पिछले 2 साल के दौरान क्योंकि उनकी ताकत और मजबूत हुई है, तो वो ये बताना चाहते हैं दुनिया को भी और अपने देश में तमाम लोगों को भी कि देखिए हम और बेहतर हालात में हैं, खराब हालात में नहीं पहुंचे हैं। क्या ये भी दर्शाता है कि हालात युद्ध के फ्रंट पर इसी तरह के बने रहेंगे? देखिए, जो पुतिन के बॉडी लैंग्वेज, उनके लैंग्वेज से पता चल रहा है कि युद्ध अभी खत्म नहीं होगा, और पूरा युद्ध की रिस्पॉन्सिबिलिटी का ठीकरा उन्होंने वेस्ट पे थोपा है, खास करके अमेरिका पे। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें न्यूक्लियर युद्ध करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, हमें आर्म्स रेस करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, हमारी सेना को मारने के लिए पूरी वेस्ट की सेना पड़ी हुई है,
नेटो हमारा विनाश करना चाहता है, हमारी सभ्यता का विनाश करना चाहता है, और हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, आजकल वो ट्रेडिशनल वैल्यूज की बहुत बात करते हैं क्योंकि वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि वेस्ट से अलग है। तो वो सारी चीजों पर उन्होंने अपना प्रकाश डाला है, और ये तो बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि कम वोट में रूस किसी भी तरह से युद्ध को खत्म करने के लिए यूनिलैटरली तैयार नहीं है। अमिताभ जी, क्योंकि आपने जिक्र किया कि उन्होंने अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है या अपनी जो वैल्यूज है उसका जिक्र किया, उन्होंने सोवियत संघ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम तब भी मजबूत थे और हम आज भी मजबूत हैं और हम और मजबूत हुए हैं। इसके क्या मायने? देखिए, 50 साल पहले का उन्होंने मेंशन किया। अगर आपको याद होगा, 50 साल पहले 70 के दशक में जब भेदभाव शुरू हुआ था या युद्ध शिथिलता शुरू हुई थी वेस्ट और ईस्ट में, तो उस समय ये माना जा रहा था कि अब रूस कमजोर हो रहा है, यानी यूएसएसआर कमजोर हो रहा है। तब से वो ट्रेस करते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान का युद्ध हो, चाहे गोर्बाचोव हो या येल्सिन के आने की, तो वो सारा 50 साल का इतिहास को कह रहे हैं कि पूरा वेस्ट हमारे पीछे पड़ा हुआ है, इस सिविलाइजेशन के पीछे पड़ा हुआ है। और वो ट्रेडिशनल वैल्यूज, खासकर वो, अब आप पिछले 6 महीने में देखेंगे कि ये डिस्कोर्स रूस में बहुत बढ़ गया है कि हमारे कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, हमारे कुछ सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो परंपराएं हैं, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो वो सारा चीज, वो पैशन इन्वॉक कर रहे हैं एक नेशनलिस्ट नैरेटिव बनाने के लिए, और उस नेशनलिस्ट नैरेटिव के वो पीछे दिखा रहे हैं कि पूरा वेस्ट इसको बर्बाद करने पे लगा हुआ है। चाहे वो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च हो, चाहे वो उनके क्रिसमस मनाने की पद्धति हो। आपको याद होगा, यूक्रेन ने ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च से या रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च से अपना नाता तोड़ लिया है, और वो अपनी जो उनका एक्समस होता है, क्रिसमस होता है, वो 25 दिसंबर को मनाने लगे हैं, जबकि रूस का क्रिसमस वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में मनाया जाता है, क्योंकि उनका कैलेंडर का अंतर है। तो ये भी एक इंडिकेटर है कि वो दिखाना चाह रहे हैं अपनी जनता को कि देखो, हमें अपनी ट्रेडिशंस को, अपने सांस्कृतिक धरोहर और मूल्यों को सुरक्षित रहना है। अगर वेस्ट आ जाता है और वेस्ट का तो ये सारी चीजें खत्म हो जी। मनीष, तो इसे इस तरह से समझा जाए कि क्योंकि कुछ समय में उन्हें चुनाव का सामना भी करना है, हालांकि ये निश्चित ही दिखाई दे रहा है कि वो एक बार फिर शायद जीत जाएंगे जिस तरह के हालात अभी हैं, लेकिन वो फिर भी अपने देश में लोगों को और वो जो नेशनलिस्ट फीलिंग है उसको इन्वोक कर रहे हैं। वो बार बार ये करते रहे हैं और एक बार फिर वही कर रहे हैं, साथ ही पश्चिम पर पूरा ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो कॉन्फिडेंट हैं पश्चिम के साथ इस वक्त जो हालात बने हुए यूक्रेन के साथ, वो युद्ध में पीछे हटने वाले नहीं हैं, और साथ ही लोगों को अपने देश में संदेश दे रहे हैं कि हम बेहतर हालात में हैं और बेहतर हो गए हालात रशिया के लिए। देखिए, चुनाव का तो उनको कोई टेंशन है नहीं। ऐसा लगता है कि वहां पर अपोजिशन कैंडिडेट के लिए तो दिन में टॉर्च जलाकर ढूंढा जा रहा है कि कोई तो अपोजिशन के लिए तैयार हो जा। अहम बात यह है कि आप नाटो की क्रोनोलॉजी को समझिए। नाटो के इस युद्ध को जब शुरू हुआ रूस और यूक्रेन के, तो आप देखिए नाटो की तरफ से पहले कहा जाता था कि हम लंबी दूरी की मिसाइल नहीं देंगे, हम टैंक नहीं देंगे, तो हम ये हथियार नहीं देंगे, हम F-16 नहीं देंगे, लेकिन एक के बाद ये एक होता गया। इस बात को पुतिन, क्रेमलिन और रूस ने बहुत गंभीरता के साथ देखा है। अब एक नई थ्योरी आई है, और वो थ्योरी क्या है कि फ्रांस के राष्ट्रपति कहते हैं कि नाटो के सैनिक यूक्रेन में जाएं। अब कुछ देश तो अभी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन रूस को पता है कि अगले कुछ दिनों में धीरे धीरे फ्रांस के राष्ट्रपति के समर्थन में ज़्यादातर देश तैयार हो जाएंगे, और फिर एक दिन नाटो के सैनिक आ भी जाएंगे, और उसके बाद कहा जाएगा कि चूंकि यूक्रेन अब नाटो का हिस्सा है या नाटो के सैनिक यहाँ मौजूद हैं, तो हम आर्टिकल 5 का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये नाटो के खिलाफ जंग है और हम नाटो बनाम रूस की लड़ाई होगी। इस बात को भांपते हुए आज का संबोधन पुतिन ने इसीलिए कहा कि ये लोग जो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ये दुनिया को विनाश की ओर लेकर जाएंगे। और इसीलिए पुतिन ने दरअसल अपने भाषण में अपने लोगों को नहीं, अपनी सेना को नहीं, बल्कि अमेरिका और यूरोप को ये बताने की कोशिश की है कि उनके पास कौन कौन से हथियार है। उन्होंने सरमत मिसाइल का जिक्र किया, उन्होंने किंजल मिसाइल का जिक्र किया। कहते हैं कि किंजल मिसाइल को कोई भेद नहीं सकता है। सरमत मिसाइल दुनिया की सबसे विध्वंसक मिसाइल की मानी जाती है। उन्होंने पोसाइडन का इस्तेमाल किया। तो मनीष, ये जो आप आकलन कर रहे हैं, ये एक बड़ा संदेश है कि क्या फिर कुछ समय में हम नेटो वर्सेस रूस युद्ध होते हुए देखेंगे, और वो वाकई दुनिया के लिए एक बहुत बड़े खतरे का इशारा है उस तरफ अगर जा रहा है ये पूरा युद्ध? कम से कम क्रेमलिन तो यही समझ रहा है। अगर मैं ये बताऊं, जितना मैं समझ पा रहा हूं
तो क्रेमलिन इस पूरे मैसेज को इसी रूप में ले रहा है। मैं इसी पर नाटो की मनीष उसी हमारे बाकी chronology को मेहमानों की जोड़ते प्रतिक्रिया हुए भी ले लेती हूँ कि क्योंकि फिर अगले समय कुछ खत्म हो रहा है, दिनों क्योंकि में ये बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं। अश्विनी सिवाज जी, क्या आप भी ये रीड करते हैं कि दरअसल पुतिन ये समझते हैं कि ये होगा इनएविटेबली, यानी कुछ समय में ये होगा और इसका उन्हें सामना करना पड़ेगा? नहीं सुमेरा, मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा, क्योंकि ये होना तो एक प्रकार युद्ध होने की चांसेस हैं। अगर जी। दो नेटो के ट्रुप्स ऑन ग्राउंड आ गए यूक्रेन के अंदर, जी। तो ये हो जाएगा नेटो वर्सेस रशिया, तो ठीक और है, फिर ये लड़ाई सर, कहीं भी जा मैं माफ सकती कीजिएगा, मैं है। बहुत ऐसी छोटे मुझे लगता आंसर्स नहीं। ले रही हूँ, समय खत्म हो रहा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ अमिताभ जी भी इस पर एक संक्षेप में प्रतिक्रिया दें। अमिताभ जी, क्या आपको लगता है कि ये होगा और क्रेमलिन इसे इस तरह से रीड कर रहा है और फिर जाहिर सी बात है दुनिया विनाश की तरफ आगे बढ़ सकती है? देखिए, वो दो मौके का फायदा उठा रहे हैं। पहला मौका है इलेक्शन जो उनका होना है 15 को, और दूसरा मौका है जब वो वेस्ट जेलेंस्की को या यूक्रेन को हथियार देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है या रोड़े उसमें आ रहे हैं, तो उसका फायदा उठाते हुए अपनी जनता को और दुनिया की जनता को, खासकर वेस्ट को, ये बताना चाहते हैं कि देखिए अब ऐसी स्थिति आ गई कि हम तो पीछे हटने वाले नहीं। अगर आप यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम पूरी तरह से आगे माफ भी कीजिएगा युद्ध सर, को रोकना जारी पड़ेगा क्योंकि समय खत्म हो रहा है। लेकिन बड़ी बात जो कही है पुतिन ने वो ये कि उनके पास न्यूक्लियर हथियार तैयार हैं, सिर्फ जमीन पर नहीं अंतरिक्ष में भी तैयार हैं, और वो किसी भी तरह से इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेंगे, उससे पहले नहीं रुकेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं, कुछ देर के लिए।